प्यारे बच्चों, YouTube के आपके प्यारे चैनल निराला सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका निराला सर आज प्राणियों में पोषण का प्रश्न उत्तर करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन है। इसमें 4 चरण है एवं 5वां चरण खाली 5 चरण का खाली स्थान है। दूसरा में है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है बताना है। तीसरा में है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और खाली जगह है का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। चौथा में है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो कहलाते हैं। और 5वां में है अमीबा अपने भोजन का पाचन में करता है, कहाँ करता है। तो पहला का उत्तर है कि मानव भोजन में मुख्य चरण है अंतर्ग्रहण यानी भोजन को भीतर करना। दूसरा है पाचन जो कि अमाशय और छोटी आंत में होता है। तीसरा है अवशोषण, यह छोटी आंत में ही इसका प्रक्रिया शुरू हो जाता है। चौथा है स्वांगीकरण, अवशोषित पदार्थों का कोशिकाओं तक जाना रक्त के माध्यम से, यह स्वांगीकरण होता है। और एवं अंत में है निष्कासन जिससे कि बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। आपको बताया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। आप जान रहे हैं ऑलरेडी कि यह यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका है कि ग में अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, उसके साथ में उसमें पाचक रस भी निकलते हैं। तो यहाँ पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस में आपको पेप्सिन होता है, श्लेष्म होता है, ये सब होता है। तो यहाँ पर पाचक रस से स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करने का काम करता है। चौथा है क्षुद्रांत के आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं जिसको हम लोग दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं या इसको विल्ली कहते हैं इंग्लिश में। वो पिछले क्लास में हमने आपको ये सब सारी चीज़ों को बता दिया है। अगला देखिए 5वां में है कि अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है। तो खाद्य धानी होता है उसमें ही भोजन को वह पचाने का काम करता है। सीडोपोडिया से पकड़ता है और खाद्य राजधानी में ले जाता है जहाँ रस का स्राव होता है और भोजन का पाचन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न में है कि जो 4 गो आपका वाक्य दिया हुआ है इसमें कौन सही है और कौन गलत है, यानी सत्य और असत्य को उसके सामने आपको लिखना है। तो पहला है वाक्य है कि मानव का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, यह सत्य है क्योंकि मानव का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। दूसरा है जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती, बिल्कुल सही बात है। लाला ग्रंथि यानी लार ग्रंथि जो है वह जो है जीभ जो है भोजन को लार में मिलाने में सहायता करता है। तीसरा है पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि वह पित्त रस जो है पित्ताशय से निकलता है और फिर आपको डिओडेनम के पार्ट में जहाँ ग्रहणी रहता है वहाँ भोजन में मिलने का काम करता है। जो भोजन अमाशय से ग्रहणी में आता है उसमें यहाँ पर पित्ताशय से निकल करके पित्तरस मिलता है। अगला है रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, बिल्कुल सत्य है कि रूमिनेंट जो होता है वो अपना भोजन को वापस मुंह में लाता है और धीरे धीरे चबाता है और फिर चबा करके फिर वह अंदर कर लेता है, अमाशय में जाता है। इस तरह से यह दूसरा प्रश्न का उत्तर आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं कि जो है निम्न में से सही विकल्प है ना, पर आपको सही का चिन्ह लगाना है, निशान लगाना है, सही का निशान यहाँ पर लगाना है आपको, ठीक निशान। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह अंग है। इसमें आपको दिया हुआ है 4 प्रकार का उत्तर दिया हुआ है। पहला है अमाशय, दूसरा है मुख, तीसरा है क्षुद्रांत और चौथा है बृहद्रांत। तो वसा का पाचन जो है क्षुद्रांत में होता है। दूसरा है कि जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, वह कौन सा अंग है इसको देखना है, अमाशय, क्षुद्रांत, ग्रसिका या बृहद्रांत। तो यह जो जल का अवशोषण होता है जब पाचन हो करके और इलियम के द्वारा बड़ी आंत में भोजन प्रवेश कर जाता है तो वहाँ जल का अवशोषण बृहद्रांत यानी
आपके बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। अब चौथा प्रश्न में आते हैं। चौथा प्रश्न में है 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी, दोनों के तरफ कुछ कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों को आपस में मिलान करना है। तो कॉलम ए में है खाद्य घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। उसके सामने कॉलम बी में दिया हुआ है पाचन के उत्पाद, वसा एवं ग्लिसरॉल, शर्करा और एमिनो एसिड। ये आपका 4 इधर 4 उधर है। अब हम देखते हैं कि कौन किसका साथ है, सही है। तो खाद्य घटक पाचन के उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट के साथ शर्करा, प्रोटीन एमिनो अम्ल और वसा एवं ग्लिसरॉल, ये इसके सही सही उत्तर हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें है कि उत्तर लिखना है, आपको बताना है लिख करके, है ना। ये छोटा सा प्रश्न है। दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या है। तो दीर्घ रोम अभी जो प्रश्न ऊपर का था उसमें भी आपको दीर्घ रोम के बारे में था कि कहते हैं, किसे कहते हैं। आप देखे होंगे कि जो भरने वाला था उसमें क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान जो प्रवर्ध निकले होते हैं, उसी को हम लोग दीर्घरोम कहते हैं। तो वही दीर्घरोम का यहाँ पर क्या है, जो परिभाषा आपको लिखने के लिए है ना। तो दीर्घरोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है या उभरी हुई प्रवर्ध होता है, जिसे रसांकुर कहते हैं या दीर्घरोम भी कहते हैं, बिल्ली भी कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन का अवशोषण करने का काम करता है और जो है इसके रहने से इसका अवशोषण का जो क्षेत्र है वह बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। और दीर्घरोम की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और वह अवशोषण हो करके वह जो रुधिर नलिकाओं में, रक्त नलिकाओं में जाता है और उसके माध्यम से होकर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचने का काम करता है। तो इस तरह से दीर्घरोम क्या है और वह कहाँ पाया जाता है और उसके कार्य क्या है, ये तीनों आपको एक साथ में हो गया। चौथा है, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि पीत कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो जो मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि है ना, उसी ग्रंथि में पीत रस निर्मित होता है ना। पीत रस का स्राव यकृत में होता है और मैंने बताया कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है और इससे बन करके वह पित्ताशय नामक थैली में जाकर के जमा होता है, संग्रहित होता है। और पीत जो है मूल रूप से वसा के पाचन में मदद करता है। अगला देखते हैं, 7वां प्रश्न जो है। तो 7वां प्रश्न में है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, और इसका कारण भी बताना है, कारण बताइए। तो रूमिनेंट द्वारा जिस कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेलुलोज, उसको सेलुलोज के नाम से हम लोग जानते हैं। अब है कि रूमिनेंट के आहार नाल जो होता है और मनुष्य का आहार नाल होता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि रूमिनेंट का आहार नाल जो है मनुष्य के नाल से बहुत बड़ा होता है और रूमिनेंट के आहार नाल में एक विशेष प्रकार का जीवाणु भी पाया जाता है। एक चीज़ और है उसमें कि इसके जो आहार नाल होते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में एक सिकम पाया जाता है जिसको अंध नाल कहते हैं, उसमें खास करके जीवाणु पाया जाता है और यह मनुष्य में नहीं होता है। और यही जो है जीवाणु जो है वह सेलुलोज को पचाने का काम करता है। तो मनुष्य में नहीं होता है यह जीवाणु, तो रूमिनेंट के द्वारा पचाया जाता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा यह नहीं पचाया जा सकता है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 8वां है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। तो इसको देखिए आप कि कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है और ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में आसानी से टूट जाता है और इसके टूटने के कारण उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह स्पष्ट हो गया
कि जो ग्लूकोज हम लेते हैं तो कोशिका में जाता है और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है। हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जाता है कोशिका में, और ग्लूकोज कोशिका में है तो वह ऑक्सीजन ग्लूकोज से प्रतिक्रिया करता है और ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देता है, और इस टूटने के क्रम में उसमें से ऊर्जा निकलती है, इसलिए ग्लूकोज से हमको तुरंत में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब अगला 9वां देखते हैं कि आहार नाल के कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है। तो पहला है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण, यानी आहार नाल के किस भाग में भोजन का अवशोषण होता है। दूसरा, भोजन का चबाना, हम कहाँ चबाते हैं। जीवाणु नष्ट करना, ये कहाँ पर होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन, यह कहाँ होता है। और मल का निर्माण कहाँ होता है। इस सारे प्रश्न 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न का देखिए कि पचे हुए भोजन का अवशोषण है वह छोटी आंत में होता है, क्षुद्रांत में होता है। और भोजन का चबाना मुख गुहिका बक्कल कैविटी जो होता है उसमें मुंह में होता है। और जीवाणु जो नष्ट होता है वह अमाशय में होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो कि जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। और भोजन का संपूर्ण पाचन जो होता है वह छोटी आंत में ही होता है, क्षुद्रांत में ही होता है। और वहाँ से होकर के फिर जब बड़ी आंत में प्रवेश करता है तो वहाँ पर बाकी जल का अवशोषण करके और जो मल है उसका निर्माण वहाँ हो जाता है। अवशोषित करके मल जो है वह आपको मलाशय में भेज दिया जाता है। इस तरह से आपका 9वां का 5 प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 10वां। इसमें है कि मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर बताना है। एक बताना है कि उसमें क्या दोनों में समानता है, यानी एक तरह से होता है मनुष्य में और अमीबा में, और उसमें दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, यानी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज, दोनों चीज़ को इसमें क्लियर करना बताना है। तो इसमें देखिए आप कि जो मानव है और अमीबा है उसमें सामान्यतः भोजन का पाचन के बाद में है ना ऊर्जा प्राप्त होती है। यह बुनियादी प्रक्रिया है, मानव में भी होता है और अमीबा में भी होता है। सिमिलरिटी हो गया कि भोजन के पाचन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरा में अब डिफरेंस देखते हैं कि अमीबा में पाचन की प्रक्रिया सरल है क्योंकि राजधानी में जाता है और पाचन हो जाता है, जबकि मानव में यह प्रक्रिया बहुत जटिल है, लंबा इसका जो है पाचन तंत्र होता है। यह दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं हम 11 में। इसमें भी है 2 कॉलम बना हुआ है, कॉलम ए और कॉलम बी है। कॉलम ए में 6 दिया हुआ है, लाला ग्रंथि, आमाशय, यकृत, मलाशय, क्षुद्रांत और बृहद्रांत। और इधर दिया हुआ कॉलम बी में आपको 7 दिया हुआ, 6 की जगह 7 दिया हुआ। पहला है पीत रस का स्रवण, दूसरा है बिना पचे भोजन का भंडारण, तीसरा है लाला रस स्रावित करना, चौथा है अम्ल का निर्मोचन, पांचवा है पाचन का पूरा होना, छठा है जल का अवशोषण और 7वां है मल त्याग। इसमें देखते हैं कि दोनों का क्या किसमें क्या किसके साथ होता है। तो पहला लाला ग्रंथि है, उसके साथ में तीसरा होगा कि लाला रस स्रावित होता है लाला ग्रंथि से। बी में है अमाशय, अमाशय में चौथा होगा कि अम्ल का निर्मोचन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ निकलता है। यकृत जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसमें पित्तरस का निर्माण होता है, तो पित्तरस का स्रावन यह पहला जो है वह ग के साथ में होगा। घ में है मलाशय, तो मल का त्याग मलाशय से गुदा के द्वारा होता है। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत में पाचन की प्रक्रिया पूरा हो जाता है, तो पचमा जो है यह छ के साथ है। और छठा जो है जल का अवशोषण, यह बृहद्रांत में होता है। इस तरह से आपका यह 11 का पूरा हो गया। कॉलम ए और बी में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से मिलान कर दिया है। ये 12वां प्रश्न है, उसमें है कि चित्र में दिए हुए पाचन तंत्र का आरेख खींचना है। तो चित्र दिया हुआ था पहले से और इसको हमने एक कर दिया है कि कहाँ कहाँ क्या है, इसका आरेख बना करके इसको क्लियर कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे ऊपर है इसमें जो ये आपको ऑसोफेगस है, यहाँ है जो ऑसोफेगस है ये, है ना, जो उसको कहते हैं ग्रसिका, ग्रसिका।
ग्रसिका, इसको फिर से करते हैं। ग्रसिका, एक ग्रसिका है सबसे पहले। उसके नीचे में आता है आपको अमाशय। यहाँ पर आपका अमाशय हो गया है, अमाशय, अमाशय हो गया। और अमाशय के ऊपर में आपको दाहिने साइड में लीवर रहता है, पित्ताशय रहता है। तो इसको देख लेते हैं कि यह जो है लीवर है, इसमें यहाँ पर आपको ये लीवर हो गया। और ये पित्ताशय है छोटा सा, यहाँ पर ही पित्ताशय है आपका। इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, लीवर को यकृत कहते हैं हिंदी में, जान रहे हैं। और जो अमाशय है, अमाशय के नीचे में होता है पैंक्रियाज, है ना। तो ये पैंक्रियाज आपका हो गया यहाँ पर। अग्न्याशय, अग्न्याशय के नीचे में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो यह छोटी आंत आपका, ये भीतर में छोटी आंत आपका हो गया, हो गया। और इसके बाद में चारों छोटी आंत के चारों तरफ से अब जो घिरा हुआ देख रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका बड़ी आंत, बृहदांत हो गया। और उसके नीचे हो गया आपका फिर यह रेक्टम, जो कि आपका मलाशय है, ये हो गया आपका। और अंत में नीचे है गुदा, जहाँ से होकर के मल बाहर निकलता है, ये हो गया आपका गुदा। इस तरह से आपका यह क्लियर हो गया कि चित्र में जो दिया हुआ था आपको, है ना, इसको नामांकित करना था आरेख के द्वारा, नामांकित कर करके इसको क्लियर कर दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग कि क्या हम केवल हरी सब्जियां, घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। ये तो चर्चा करने की बात है, इसमें ये प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं आता है। ये तो सिर्फ गप करने की, वर्ग कक्ष के लिए ये चीज़ें हैं। तो जो है प्रश्न है कि क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन करके जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो सीधा सीधा इसका जवाब है एक लाइन में नहीं। अब है कि क्यों नहीं? तो जो कच्चे पत्तेदार सब्जियां और जो घास हैं, वो सेलुलोज उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, आपने जाना है इसको, उसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है। अब मनुष्यों में सेलुलोज पचाने की प्रक्रिया होती नहीं है, इसमें जीवाणु नहीं होता है, इसमें अंधनाद सिक्कम नहीं होता है, तो इसमें सेलुलोज पचाने का ये नहीं रहता है, सिस्टम नहीं है। तो इससे क्या होगा, उसको जो पचाने के लिए जो है, सेलुलोज को पचाने के लिए जानवर में एक विशेष व्यवस्था पाई जाती है ना। तो उसमें एंजाइम, विशेष एंजाइम भी निकलता है, और उसके अंधनाल में बैक्टीरिया भी होता है, जो आसानी से सेलुलोज को पचा लेता है। और उसी तरह से हम सब्जियां जो उगाते हैं, उसको जो हम जो कच्चा नहीं खा पाते हैं, सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं, इसीलिए हम उसको उबालते हैं। और उबालने से क्या हो जाता है कि सेलुलोज जो है टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है सेलुलोज टूट जाता है, और तब हम उसको आसानी से पचा सकते हैं। इसलिए हम केवल हरी सब्जियों और घास को खा करके जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। उसके बदले में हम लोग करते हैं क्या कि उसी चीज़ों को उबाल लेते हैं, पका लेते हैं, जिससे सेलुलोज जो है कार्बो टूट जाता है, उसका हमको पचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और उसको खा करके हम फिर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। दैट्स ऑल। आज का क्लास यहाँ समाप्त हुआ, और प्राणियों में पोषण का आपका प्रश्न उत्तर भी समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग फिर तृतीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।